आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी तो शब्द देश का निर्माण कैसे हुआ? तो बायोलॉजी शब्द दो शब्द के मिलने से बना है। एक वो बना हुआ है बायोस और एक वो बना है लोगोस। बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है भैया, बायोलॉजी कहलाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरस्तु साहब। फादर ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। और बायोलॉजी दो पार्ट में विभाजित होता है। बायोलॉजी कितने भाग में विभाजित होगा? दो भाग में। एक हो जाएगा जूलॉजी और एक हो जाएगा बॉटनी। बायोलॉजी में हम लोग सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, सभी जैविक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जो भी जीव है, ज्ञान है जिसमें भी, उस सब को हम लोग बायोलॉजी में अध्ययन करेंगे। अभी जूलॉजी और बॉटनी का क्या मतलब हुआ? बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लीव्स क्या होता है, स्टेम का क्या काम है, रूट का क्या काम है, जड़ का क्या काम है, सारा कुछ हम लोग बॉटनी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जबकि जूलॉजी में हम लोग जितना भी एनिमल के बारे में होगा, मानव के बारे में पढ़ेंगे, लीवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करता है, कोशिका क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सारा कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी में। और जितना भी पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस से लेकर के सारा कुछ, वो सब हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी में। तो बात आया कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है और फादर ऑफ बॉटनी कौन है। बायोलॉजी के तो फादर हम लोग जान लिए कि अरस्तु साहब है, लेकिन जूलॉजी के फादर भी अरस्तु ही है। जूलॉजी के फादर भी कौन है? अरस्तु है। और बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। इसका नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा सारा लेक्चर हम लेंगे, वो सारा का लेक्चर जितना पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जूलॉजी के फादर हो गए अरस्तु और बॉटनी के थियोफ्रेस्टस फादर हो गए। फादर से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग बायोलॉजी देख लिए, बायोस और लोगोस, और फिर बायोलॉजी का दो ब्रांच हम लोग देख लिए, जूलॉजी और बॉटनी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बायोलॉजी में हम लोग कहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। तो बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो जीवधारियों के बारे में पढ़ते हैं। जो भी जीव है उन सब के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो एनिमल हो कि प्लांट हो। तो सारा कुछ तो है, जो भी जीव है उसकी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, यानी कि सेल, कोशिका, कोशिका, सेल। सेल क्या होता है? हम लोग का शरीर, चाहे वो एनिमल सेल, एनिमल हो कि प्लांट हो, उसका कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई जिससे हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग के लिए काम कराता है, काम करता है। कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई जिससे हम लोग का रचना हुआ है, हाथ का रचना हुआ है, हाथ का कार्यात्मक इकाई भी है। मतलब सेल ही तो है जो हाथ को मोड़ रहा है, फैला रहा है, सेल के कारण ही हो रहा है। और रचना भी सेल से ही हुआ है, ये सारा सेल है। जब एनिमल का हो कि प्लांट का हो, वो सारा सेल है, यानी कि कार्यात्मक, यानी कि काम करने वाला इकाई, और संरचनात्मक इकाई यानी कि जो संरचना किया है। कार्यात्मक इकाई एवं संरचनात्मक इकाई दोनों कोशिका है। कोशिका का डिफिनेशन ही लिखा जाता है कि वह सूक्ष्मतम पदार्थ तो कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होता है, उसे हम कोशिका कहते हैं। अब भाई कोशिका तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कोई ना कोई पहला फन इसको डिस्कवर किया होगा, यानी कि खोज किया होगा। तो 1665 का समय था। रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक थे। वो क्या किए, तो कुछ प्रयोग कर रहे थे, उनमें उनको कोशिका मिल गया, लेकिन वो मृत कोशिका था। कोशिका मिला लेकिन वो मृत कोशिका था। तो वो हो गए कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन पूछते हैं कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। हिंदी में कोशिका विज्ञान, लेकिन वो हिंदी में नहीं पूछेगा क्वेश्चन, वो इंग्लिश में पूछेगा। कोशिका विज्ञान शब्द भी है, कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान, लेकिन वो टेक्निकल नेम पूछेगा, वो भी इंग्लिश में, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी।
लॉजी। देखो, साइटो कोशिका का टेक्निकल नेम है और उसका अध्ययन, साइटो का अध्ययन इक्वल टू साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान, साइटो का अध्ययन साइटोलॉजी। और इसकी खोज कौन की है? रॉबर्ट हुक। ये मृत कोशिका था। कैसा कोशिका को खोज किए? मृत कोशिका। और कब किए? 1665। मृत कोशिका। अपने जीवित कोशिका का भी खोज किया होगा, तो जीवित कोशिका तो जीवित कोशिका का कौन अध्ययन किया? तो जीवित कोशिका का अध्ययन खोज किया लीवेनहॉक। लीवेनहॉक क्या कोशिका को खोज किया? तो जीवित कोशिका का। लेकिन मृत कोशिका का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक 1665 में। इस भी पूछ देता है इसका। लीवेनहॉक का तो नहीं पूछता है, लेकिन रॉबर्ट हुक का जरूर पूछ देता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका यानी कि सेल। अब हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन तुम लोग को सेल के बारे में पता चल गया कि कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक सबसे पहले सन 1665 में खोज किए। लीवेनहॉक जीवित कोशिका को खोज किया। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका को खोज किए थे। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग के पास आ गया कि कोशिका क्या है। इंट्रोडक्शन हम लोग को कोशिका का मिल गया। अब हम लोग स्पेसिफिक कोशिका के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन सब लोग के पास आ गया कि कौन खोज किया, कौन कोशिका विज्ञान के जनक है, यानी कि रॉबर्ट हुक है। कि कोशिका के बारे में हम लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गया कि क्या है, क्या नहीं है, क्या होता है। हम लोग का शरीर कोशिका का ही बना हुआ है। लीवर, किडनी सब अलग अलग कोशिका के बने हुए हैं। हम लोग को कोशिका के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया कि क्या है कोशिका। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के स्पेसिफिक क्या क्या कोशिका के अंदर होता है। तो हम लोग मानव शरीर का सबसे पहले देखते हैं। तो मानव शरीर में यानी कि और एक ऑल एंड ओवर देखेंगे। कुछ कोशिका का प्रकार होते हैं, जैसे सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका मानव में, ऑल ओवर में सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका। उसके बाद कोशिका विभाजन हम लोग के शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, ये सब इंफॉर्मेशन अब हम लोग को लेना है। तो अब हम लोग देखेंगे कोशिका मानव शरीर में और एक ऑल एंड ओवर। तो पूरे संसार में तो सबसे छोटा कोशिका होता है, वो होता है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे स्मॉल होता है, स्मॉल लिख देते हैं। पूरे संसार का सबसे छोटा कोशिका है माइकोप्लाज्मा। और पूरे संसार का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा, सबसे छोटा हो गया है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हम लोग ह्यूमन में देखेंगे। ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका। तो ह्यूमन का क्या देखेंगे? स्मॉल और बिग। तो ह्यूमन का जो सबसे स्मॉल कोशिका होता है वो होता है स्पर्म। और सबसे बड़ा कोशिका होता है ओवम। सबसे छोटा कोशिका ओवम और सबसे बड़ा कोशिका स्पर्म। ह्यूमन का यानी कि मानव का। और सबसे ज्यादा विभाजन किसमें होता है? सर्वाधिक विभाजन न्यूरॉन में। न्यूरॉन सर्वाधिक विभाजन टेक्निकल नेम सब है, बहुत सारा नाम सब याद करना पड़ेगा। तो सबसे स्मॉल क्या होगा? तो स्पर्म होगा। सबसे बड़ा ओवम होगा। और सबसे ज्यादा स्पीड में कौन अपना सेल डिवीजन करेगा? तो नहीं, गलती हो गया, सॉरी, न्यूरॉन नहीं होगा, लीवर सेल होगा, लीवर होगा, सॉरी, गलती से लिखा गया, सॉरी। लीवर सेल सबसे ज्यादा स्पीड में सेल डिवीजन करता है, जबकि न्यूरॉन सबसे धीरे करेगा। क्या करेगा?
सबसे धीरे, यानी कि बहुत टाइम लगता है न्यूरॉन सेल को, मतलब उसके अंदर तो है ना सेंट्रोसोम नहीं होता, वो सेल डिवीजन नहीं कर पाता है। तो न्यूरॉन सबसे देरी से क्या, तो विभाजन, विभाजन सर्वाधिक धीरे से न्यूरॉन करेगा, लेकिन सबसे स्पीड में लीवर का सेल करेगा। लीवर सेल बहुत स्पीड में रिकवर होता है, जबकि न्यूरॉन सेल रिकवर ही नहीं होता है। तो ये हो गया, एक तो हो गया ह्यूमन का, और एक हो गया ऑल एंड ओवर में कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा हो गया, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा हो गया, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होगा, सबसे कम कहाँ पर होगा। हम लोग को 6 इंफॉर्मेशन, 1 2 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गया। नोट्स आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ के तौर पर। ये हम लोग के पास और इंफॉर्मेशन आ गया कि क्या है, इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है, पहले ही बता चुके हैं सारा, इसका ये सब हो गया कि क्या क्या हुआ। अब हम लोग सेल के अंदर घुसेंगे। अब ये भी इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया कि यूनिवर्स में सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, मानव स्पर्म सबसे छोटा और सबसे बड़ा ओवम, और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर का सेल में होता है, जबकि सबसे कम कोशिका विभाजन न्यूरॉन सेल में होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कोशिका के अंदर घुस कर लेते हैं, क्या है कोशिका, कैसा देखने में लगता है। तो देखिए कोशिका के जब हम लोग अंदर घुसेंगे तो हम लोग को मिलेगा झिल्ली। अगर ये कोशिका है तो इसके बाहर में को मेम्ब्रेन हम लोग को मिलेगा, मेम्ब्रेन, झिल्ली को हिंदी में मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली वसा एवं प्रोटीन, वसा यानी कि फैट और प्रोटीन, प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग देखेंगे प्लांट सेल, तो उसके बाहर में और एक परत होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल, तो इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ रहता है, इसलिए कई मिस्टेक हो सकती है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ रहता है, कोशिका झिल्ली वसा एवं प्रोटीन का बना हुआ रहता है, यानी कि फैट और प्रोटीन का। कोशिका के बाहर का संरचना भी हम लोग देखते हैं, और ये अर्धपारगम होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, अर्धपारगम। अभी अर्धपारगम में क्या है, कोशिका के अंदर से सारी वस्तुएं या कुछ भी द्रव पूरक जो भी काम का चीज है वो सब नहीं जा सकता, पर जरूरी का चीज जा सकता है, उसको अर्धपारगम कहते हैं। कि पार का मतलब आर पार, क्यों सारा कुछ आर पार नहीं होगा, काम का चीज तो है। तो हम लोग की जीवन यापन के लिए जरूरी है, हम लोग के शरीर में पानी जाता है, ग्लूकोज जाता है, तो ये अर्धपारगम है, वो सब जा सकता है, सारा कुछ नहीं जा सकता है, क्योंकि अर्धपारगम। कोशिका के देख लिए जो दर्शक देख लिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा कोशिका विन्यास, ये सारा कुछ हम लोग देख लिए। अब कोशिका में जब आए तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति मिल गया। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ था, कोशिका झिल्ली फैट एवं प्रोटीन का बना हुआ था। कोशिका झिल्ली मानव एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाया जाएगा, यानी कि दोनों पाया जाएगा। लेकिन हम लोग के सेल में कोशिका झिल्ली सिर्फ पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, किसी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। अब हम लोग सेल के अंदर देखेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या है। हम लोग सेल के अंदर चलिए। अब हम लोग जैसे ही सेल के अंदर में इन किए तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिला, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खुद अल्टमैन किया था, इस नाम याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद अल्टमैन किया था। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का शक्ति का गिरिह किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद अल्टमैन किए थे, ठीक है। इसकी आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
ISTI, इसकी आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है। इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। कौन चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। साइकिल को ही चक्र कहा जाता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप हम लोग श्वसन चैप्टर में देखेंगे कैसे क्रेब्स चक्र चला, उससे क्या क्या एटीपी बना, ग्लूकोज बना, क्या क्या विभाजन हुआ, ऑक्सीजन के उपस्थिति में अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ, वो सारा कुछ हम लोग श्वसन चैप्टर में देखेंगे। अभी हमको ऑल एंड ओवर समझते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है, बेसिक इंफॉर्मेशन देना है, और इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। सिर्फ इतना ही हम लोग को समझना है। और माइटोकॉन्ड्रिया अरेंजमेंट या पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहा जाता है। सिर्फ हम लोग को इसके बारे में सिर्फ इतना ही देखना है, इसके अलावा सिर्फ और अभी हम लोग को कुछ इसके बारे में नहीं जानना है। आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहा गया और पावर हाउस ऑफ सेल है, अरेंजमेंट खोज किए थे, और इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है और क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है ये हम लोग श्वसन चैप्टर में देखेंगे, अभी बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम लोग आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर बहुत बता देंगे तो फिर मेमोराइज करने में आप लोग को दिक्कत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, प्रणाम।